नमस्कार। आज हम ब्रूस हुड की किताब खुशी का विज्ञान, एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ। हमारे पास किताब के कुछ खास हिस्से हैं, कुछ रिव्यूज भी हैं और ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी का एक बड़ा दिलचस्प कोर्स है जो इसी किताब पर आधारित है, उसकी भी जानकारी है। बिल्कुल। तो इसका मकसद सिर्फ खुशी के बारे में जानना नहीं है, बल्कि उन तरीकों को समझना है जो विज्ञान पर आधारित है, मतलब जिनसे वाकई रोजमर्रा की जिंदगी में खुशी बढ़ाई जा सके। सही कहा। और ब्रूस हुड वो कोई ऐसे लेखक नहीं है, वे ब्रिस्टल विश्वविद्यालय में विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रोफेसर हैं। अच्छा। तो उनकी किताब खुशी को सिर्फ एक एहसास नहीं मानती, वो इसे विज्ञान, समाज, हमारे व्यवहार सबके आईने में देखती है। ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि खुशी सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं है, इसे सीखा जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। हाँ, और सीखने की बात है तो किताब में 7 मुख्य पाठ दिए हैं, लेसन्स। 7 लेसन्स। हाँ। ये सिर्फ सुझाव जैसे नहीं लगते, बल्कि जिंदगी में उतारने लायक सिद्धांत हैं। तो शुरू करें पहले पाठ से। हाँ, करते हैं। किताब कहती है, अपने अहंकार में बदलाव लाएं, ऑल्टर योर ईगो। सुनने में थोड़ा भारी सा लगता है ना, इसका असल मतलब क्या हुआ? भारी शायद इसलिए लगता है क्योंकि हम अक्सर मैं, मेरा इसी में उलझे रहते हैं। हाँ, ये तो है। हुड इसी आत्मकेंद्रित सोच मतलब ईगोसेंट्रिज्म को कम करने की बात करते हैं। उनका तर्क है कि लगातार अपने बारे में सोचना, अपनी इच्छाएं, अपनी समस्याएं, बस इन्हीं पर ध्यान देना, ये हमारी खुशी के रास्ते में एक बड़ी रुकावट है। रुकावट है। हाँ, वो जोर देते हैं एलोसेंट्रिज्म पर। एलोसेंट्रिज्म यानी अपना ध्यान दूसरों की तरफ ले जाना, उनका नजरिया समझना। अच्छा, तो ये सिर्फ ऐसी नैतिक सलाह नहीं है कि भाई स्वार्थी मत बनो, ये खुशी बढ़ाने का एक मनोवैज्ञानिक तरीका है। हाँ, बिल्कुल। मतलब दूसरों के बारे में सोचने से हमारी अपनी खुशी बढ़ती है, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? विरोधाभासी लग सकता है शुरू में, लेकिन इसके पीछे विज्ञान है। देखिए, जब हम दूसरों की मदद करते हैं या उनके सुख दुख में शामिल होते हैं या बस सहानुभूति भी रखते हैं ना, हाँ। तो हमारे दिमाग में सकारात्मक रसायन मतलब पॉजिटिव केमिकल्स रिलीज होते हैं। हम जुड़ाव महसूस करते हैं और वो जो अकेलापन है वो कम होता है। अच्छा। तो हाँ, कह सकते हैं कि परोपकार में भी एक तरह का स्वार्थ छिपा हो सकता है, अपनी खुशी का स्वार्थ। हाँ, ये दिलचस्प नजरिया है। और यहीं से देखिए दूसरा पार्ट जुड़ता है, अलगाव से बचें, अवॉइड आइसोलेशन। हाँ, ये तो आज के जमाने की बहुत बड़ी समस्या है, अकेलापन। हम सोशल मीडिया पर सैकड़ों हजारों लोगों से जुड़े हैं, फिर भी अंदर से अकेले हैं। किताब इसे कितना गंभीर मानती है? बहुत ज्यादा गंभीर। हुड इसे सिर्फ मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी उतना ही खतरनाक बताते हैं जितना, मान लीजिए, स्मोकिंग या मोटापा। अरे बाप रे, इतना? हाँ, इंसान आखिर है तो सामाजिक प्राणी ही ना। हमें वास्तविक मानवीय संपर्क चाहिए, बातचीत, साथ में हंसना, एक दूसरे का सहारा बनना। ये सिर्फ अच्छा महसूस नहीं कराते, ये हमारी एक तरह की जैविक जरूरत है, बायोलॉजिकल नीड। तो सामाजिक जुड़ाव हमारी खुशहाली की एकदम बुनियाद है। तो मतलब असली रिश्ते वो जो आमने सामने वाले होते हैं वो मायने रखते हैं, सिर्फ ऑनलाइन वाले लाइक्स और कमेंट्स नहीं। बिल्कुल। और इसी जुड़ाव के बीच एक और चीज आती है जो खुशी छीन लेती है, तुलना, कंपैरिजन। हाँ। तीसरा पाठ इसी पर है, नकारात्मक तुलना से दूर रहें, रिजेक्ट नेगेटिव कंपैरिजंस। हम ये करते क्यों हैं आखिर? शायद ये मानव स्वभाव का हिस्सा है, खुद को दूसरों के संदर्भ में देखना। लेकिन दिक्कत तब होती है जब हम लगातार दूसरों की वो जो चमकती हुई जिंदगियां दिखती है ना, खासकर सोशल मीडिया पर, हाँ हाँ बिल्कुल, उनसे अपनी साधारण सी सच्चाई की तुलना करने लगते हैं। हम उनकी सफलता देखते हैं और अपना संघर्ष। और नतीजा जलन, असंतोष और खुद को कम आंकना। ये तो खुशी का पक्का वाला दुश्मन है। तो फिर करें क्या? दुनिया से कट जाएं, सोशल मीडिया बंद कर दें, या तुलना करने का कोई सही तरीका भी है? नहीं, कटने की जरूरत नहीं। किताब का सुझाव बहुत व्यवहारिक है। वो कहते हैं, तुलना करनी है तो दूसरों से क्यों, खुद से करो। खुद से कैसे? देखो कि आप कल से आज कितने बेहतर हुए, आपने क्या नया सीखा, कौन सी चुनौती पार की। अपना फोकस बाहरी सफलताओं से हटाकर अपनी आंतरिक प्रगति, अपनी ग्रोथ पर ले आओ। मतलब दूसरों की रेस में दौड़ने की बजाय अपनी लेन में दौड़ो, अपने पेस पर। ये वाकई सोचने वाली बात है, अपनी दौड़ पर ध्यान देना। और शायद इसी से अगला पार्ट जुड़ा है, चौथा, अधिक आशावादी बने, बिकम मोर ऑप्टिमिस्टिक। हाँ। पर कुछ लोग तो जैसे पैदाइशी आशावादी लगते हैं और कुछ निराशावादी। कैसे सीखा जा सकता है? और क्या सिर्फ पॉजिटिव सोचने से सच में फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है और बहुत गहरा पड़ता है।
आशावाद सिर्फ वो कहते हैं ना गुलाबी चश्मा पहनना नहीं है। हाँ, ये एक मानसिकता है, एक एटीट्यूड जो हमें मुश्किलों को चुनौती की तरह देखने में मदद करता है, समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता है। और रिसर्च तो यही दिखाती है कि आशावादी लोग न सिर्फ ज्यादा खुश रहते हैं, अच्छा, बल्कि वे ज्यादा सफल भी होते हैं, उनका स्वास्थ्य बेहतर होता है और शायद उनकी उम्र भी लंबी होती है। अरे वाह। लेकिन अगर कोई महसूस करता हो कि वो निराशावादी है, क्या वो बदल सकता है खुद को? हाँ बिल्कुल। होड मानते हैं कि आशावाद एक स्किल है, एक कौशल है जिसे विकसित किया जा सकता है। कैसे? एक तकनीक है रीफ्रेमिंग, मतलब किसी नकारात्मक घटना को एक अलग, ज्यादा सकारात्मक या सीखने वाले नजरिए से देखना। उदाहरण के लिए? मान लीजिए किसी की नौकरी चली गई, अब इसे सिर्फ एक त्रासदी की तरह देखने के बजाय एक नए अवसर, कुछ नया सीखने के मौके या अपनी दिशा बदलने के संकेत की तरह भी देखा जा सकता है। नजरिया बदलना। हाँ, इसमें अभ्यास लगता है, एकदम से नहीं होता, पर यह संभव है। ये दिलचस्प है, नजरिए को बदलना। लेकिन कई बार तो हमारा मन काबू में ही नहीं रहता, बस यहाँ वहाँ भटकता रहता है। हाँ, वो तो है। यही 5वां पार्ट आता है, अपने ध्यान पर नियंत्रण रखें, कंट्रोल योर अटेंशन। मन का ये भटकना खुशी के लिए इतना बुरा क्यों माना गया है? इसे माइंड वॉन्डरिंग कहते हैं और हार्वर्ड की एक मशहूर स्टडी है, वो बताती है कि हम अपना लगभग आधा जागने का समय सोचते हुए बिताते हैं, पर उस काम के बारे में नहीं जो हम उस वक्त कर रहे होते हैं। आधा समय? इतना ज्यादा? हाँ, और जब मन भटकता है तो वो अक्सर या तो अतीत की गलतियों पर जाता है या भविष्य की चिंताओं पर, सही बात है। और दोनों ही हमें दुखी या बेचैन करते हैं। वर्तमान क्षण में न रहना ये दुख का एक बहुत बड़ा कारण है। तो इसका इलाज क्या सिर्फ मेडिटेशन है? हाँ, ध्यान यानी मेडिटेशन एक बहुत शक्तिशाली तरीका है अपने ध्यान को साधना सीखने का, लेकिन सिर्फ वही नहीं है। और क्या है? प्रकृति में समय बिताना, पूरी तरह डूबकर कोई काम करना जिसे फ्लो की अवस्था कहते हैं, या बस सचेतनता का अभ्यास करना, माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस मतलब अपनी सांसों पर ध्यान देना, अपने आसपास की आवाजों पर, जो आप उस पल कर रहे हैं उस पर पूरा ध्यान देना। लक्ष्य ये नहीं कि विचार बंद हो जाए, वो तो मुश्किल है। लक्ष्य है अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीखना, उसे वापस वर्तमान में लाना। ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में शायद उतना ही मुश्किल। हाँ, अभ्यास तो चाहिए। और ध्यान को नियंत्रित करने के साथ साथ रिश्तों की गहराई भी जरूरी है। 6वां पार्ट है दूसरों से जुड़ें, कनेक्ट विद अदर्स। पर ये दूसरा पार्ट अलगाव से बचें से कैसे अलग है? वो भी तो जुड़ने के बारे में था। हाँ, थोड़ा जुड़ाव है पर ये अलग है। दूसरा पार्ट था अकेलेपन के नुकसान से बचना, मतलब आइसोलेशन से बचना। ठीक है। ये 6वां पार्ट उससे एक कदम आगे जाता है। ये सिर्फ लोगों के बीच होना नहीं, बल्कि गहरे अर्थपूर्ण रिश्ते बनाने और निभाने के बारे में है। अर्थपूर्ण रिश्ते? हाँ, ये वो रिश्ते हैं जहां आप खुलकर बात कर सकें, भरोसा कर सकें, जहां आपसी सहयोग हो। यहाँ क्वालिटी, गुणवत्ता मात्रा से ज्यादा जरूरी है। मतलब कुछ करीबी दोस्त हो ना, हजारों फेसबुक फ्रेंड से बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो परिवार हो, गिने चुने दोस्त हो, कोई कम्युनिटी ग्रुप हो या किसी साझा शौक, हॉबी के जरिए बने रिश्ते हो, ये जो गहरे मानवीय संबंध होते हैं ना, ये हमें अपनेपन का एहसास कराते हैं, जीवन को मायने देते हैं और मुश्किल समय में बहुत बड़ा सहारा बनते हैं। ये हमारी खुशी की नींव को और मजबूत करते हैं। और अब आखिरी 7वां पार्ट, अपने ही विचारों के घेरे से बाहर निकलें, गेट आउट ऑफ योर ओन हेड। ये मुझे कुछ 5वें पार्ट जैसा लग रहा है, ध्यान पर नियंत्रण वाला। इसमें क्या खास है? थोड़ा जुड़ाव तो है, लेकिन फोकस अलग है। 5वां पार्ट था ध्यान को वर्तमान में, इस पल में लाने पर। हाँ, ये 7वां पार्ट कहता है कि हम अक्सर अपनी ही सोच, अपने विश्लेषण, चिंताओं और योजनाओं में इतने डूबे रहते हैं हाँ, ये तो होता है कि बाहरी दुनिया की खूबसूरती और वो जो छोटी छोटी खुशियां होती है ना, उनको महसूस ही नहीं कर पाते। हम अपने दिमाग के बनाए एक अदृश्य पिंजरे में जैसे कैद हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। हम भविष्य की प्लानिंग या अतीत के विश्लेषण में इतने खो जाते हैं कि सामने रखी चाय का कप भी एंजॉय नहीं कर पाते कई बार। वही तो, इस पिंजरे से कैसे निकलें? हाँ, कैसे? किताब बाहरी अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करने को कहती है। जैसे बाहर निकलो, प्रकृति की आवाजें सुनो, खाने के स्वाद पर ध्यान दो, संगीत को सच में महसूस करो। अच्छा। और कृतज्ञता का अभ्यास करो, ग्रैटिट्यूड।
रोज सोचो कि ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिनके लिए आप आभारी हो। ये ग्रैटिट्यूड वाला आइडिया तो काफी सुना है आजकल। हाँ, क्योंकि ये काम करता है। और जीवन की साधारण खुशियों का मजा लो। सिंपल प्लेजर्स, दोस्तों के साथ हंसी मजाक, एक अच्छी किताब पढ़ना, एक आरामदायक नींद, मतलब अपने सिर से बाहर निकलकर दुनिया का अनुभव करना बहुत जरूरी है। वाह, इस 7 पार्ट तो जैसे खुशी का एक पूरा फ्रेमवर्क दे देते हैं। खुद से बाहर देखो, दूसरों से जुड़ो, तुलना मत करो, आशा रखो, ध्यान साधो, गहरे रिश्ते बनाओ और वर्तमान जियो। हाँ, काफी हद तक यही सार है। लेकिन किताब में एक और बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसका जिक्र जरूरी है, हेडोनिक ट्रेडमिल। हेडोनिक ट्रेडमिल, ये क्या भला है? हाँ, ये मनोविज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये कहता है कि इंसान परिस्थितियों का आदी हो जाता है बहुत जल्दी, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। अच्छा, मतलब लॉटरी जीतने की जो जबरदस्त खुशी होती है या नौकरी जाने का गहरा दुख होता है, दोनों का असर समय के साथ कम हो जाता है और हम अपनी खुशी के एक सामान्य बेसलाइन स्तर पर लौट आते हैं। ओह, हम लगातार खुशी के पीछे भागते रहते हैं, जैसे ट्रेडमिल पर भागते हैं, कुछ हासिल भी करते हैं, पर स्थायी रूप से ज्यादा खुश नहीं हो पाते। इसीलिए इसे ट्रेडमिल कहा गया है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि बड़ी सफलता या ज्यादा पैसा हमें स्थायी खुशी नहीं दे सकता? ये तो काफी निराशाजनक बात लगी। निराशाजनक नहीं, बल्कि यथार्थवादी कहिए, हम्म, रियलिस्टिक। हम्म, ये हमें बताता है कि खुशी बाहरी चीजों पर उतनी निर्भर नहीं है जितनी हमारी आंतरिक स्थिति पर, हमारी आदतों पर, हमारे नजरिए पर। अच्छा, और यहीं पर वो 7 पार्ट काम आते हैं। क्योंकि अगर बाहरी चीजों से स्थायी खुशी नहीं मिलती तो हमें खुशी को अंदर से पैदा करना होगा, लगातार किए जाने वाले अभ्यासों से। हेडोनिक ट्रेडमिल हमें बस ये याद दिलाता है कि खुशी एक सतत प्रयास है, कोई मंजिल नहीं जिसे पा लिया और बस हो गया। और इसी सतत प्रयास को सिखाने के लिए आपने बताया ब्रिस्टल विश्वविद्यालय में कोर्स भी शुरू हुआ है जो इसी किताब पर आधारित है। जी हाँ, प्रोफेसर हुड ने खुद साइंस ऑफ हैप्पीनेस नाम से एक कोर्स बनाया। ये 10 हफ्तों का होता है और इसमें दिलचस्प बात यह है कि पारंपरिक परीक्षाएं नहीं होती। बिना परीक्षा वाला कोर्स फिर होता क्या है उसमें? जोर क्लास में होने वाली चर्चा पर होता है, जर्नलिंग पर, मतलब अपने विचार और भावनाएं लिखना, और इन 7 पाठों को असल जिंदगी में लागू करने वाले एक्शन आधारित अभ्यासों पर, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर। वाह, ये तो छात्रों को बहुत पसंद आया होगा। नतीजे कैसे रहे? क्या छात्र वाकई ज्यादा खुश हुए इससे? हाँ, नतीजे काफी अच्छे रहे हैं। जिन छात्रों ने कोर्स के अभ्यासों को नियमित रूप से अपनाया, उनकी खुशहाली, वेलबींग और मानसिक स्वास्थ्य में औसतन 10 से 15% का सुधार देखा गया। 10 से 15%? ये सुनने में शायद बहुत ज्यादा ना लगे। लग सकता है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य के पैमाने पर यह एक महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट सुधार माना जाता है। लेकिन इसमें एक पेंच भी है शायद। क्या ये सुधार टिकाऊ था? मतलब हमेशा के लिए? हाँ, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। रिसर्च ने दिखाया कि ये सुधार तभी तक बना रहता है जब तक छात्र उन अभ्यासों को जारी रखते हैं। ओह। जैसे ही वे अभ्यास करना छोड़ देते हैं, उनकी खुशी का स्तर धीरे धीरे वापस उसी पुराने बेसलाइन की तरफ जाने लगता है। तो मतलब वापस वहीं आ गए? हाँ, ये फिर से उसी बात पर जोर देता है, खुशी एक लाइफस्टाइल चॉइस है, एक सतत यात्रा है। रुक गए तो वापस वहीं पहुंच जाओगे। ये बात तो एकदम साफ हो गई। अच्छा, क्या हमें ये बता है कि आम लोग, खासकर जैसे हमारे यहाँ भारत में, इस किताब को कैसे देखते हैं? ऑनलाइन कुछ चर्चाएं, कुछ रिएक्शंस मिले? हाँ, मिले हैं। रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कुछ भारतीय पाठकों ने अपने विचार रखे हैं। एक यूजर ने लिखा कि ये किताब मन को शांति देती है और इसने उन्हें आत्मबोध, मतलब सेल्फ अवेयरनेस और गहरी समझ दी। अच्छा। हाँ, उन्होंने ये भी जोड़ा कि जिन्हें बहुत ज्यादा तकनीकी विश्लेषण पसंद है, शायद उन्हें थोड़ी निराशा हो सकती है, पर किताब का जो सार है वो गहरा है। आत्मबोध, ये शब्द बार बार आ रहा है। लगता है खुद को समझना खुशी के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। और कोई प्रतिक्रिया? एक और दिलचस्प कमेंट था। एक पाठक ने लिखा कि ये उनकी पहली किताब थी जो उन्होंने पूरी पढ़ी। अच्छा। हाँ, और उन्होंने महसूस किया कि भौतिक या जो ये सामग्रीगत खुशियां हैं वो स्थायी नहीं होती। और एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि बुद्धिमत्ता, विजडम, वो तो बांटी जा सकती है, लेकिन अनुभवों की जो गहराई होती है ना, उसे साझा करने एक अलग ही बात है। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब ये प्रतिक्रियाएं बताती हैं कि किताब सिर्फ कैसे खुश रहें के टिप्स नहीं दे रही,
बल्कि लोगों को जीवन के जो गहरे सवाल हैं उन पर सोचने को मजबूर कर रही है। हाँ, यही इसकी खूबी है। तो अगर हम पूरी किताब का एक सार निकालें, निचोड़ निकालें, तो इसकी सबसे अच्छी बातें क्या हैं? इसकी ताकत क्या है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी ताकत तो इसका वैज्ञानिक आधार है। ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं है, बल्कि मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस के शोध पर आधारित है। सही। दूसरी बात, इसमें दिए गए सुझाव बहुत व्यवहारिक हैं, प्रैक्टिकल, छोटे छोटे कदम हैं जिन्हें कोई भी अपनी जिंदगी में शामिल करने की कोशिश कर सकता है। और तीसरा, इसका जो केंद्रीय संदेश है कि खुशी कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे ढूंढना है, बल्कि एक आंतरिक कौशल है, एक स्किल है जिसे विकसित करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। सही कहा। लेकिन क्या इसकी कोई सीमाएं भी हैं? कोई कमजोरी, क्या कोई पहलू है जो शायद छूट गया हो या जिस पर और बात हो सकती थी? हाँ, कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो ये कि भाई हर व्यक्ति अलग होता है। हाँ। तो जो तरीका एक के लिए काम करता है, जरूरी नहीं कि वो दूसरे के लिए भी करे। शायद व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर और जोर दिया जा सकता था। ठीक है। दूसरा, कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये खुशी के जो आध्यात्मिक या दार्शनिक पहलू हैं, उन पर उतनी गहराई से बात नहीं करती जितना वो शायद चाहते हों। फोकस ज्यादातर मनोवैज्ञानिक और सामाजिक है। ये जायज मुद्दे हैं। हर किताब हर किसी के लिए परफेक्ट नहीं होती, लेकिन कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि जो लोग आत्म सुधार में, पॉजिटिव साइकोलॉजी में रुचि रखते हैं या बस अपनी जिंदगी में थोड़ी और शांति और खुशी लाने के व्यवहारिक तरीके ढूंढ रहे हैं, उनके लिए किताब काफी फायदेमंद हो सकती है। निश्चित रूप से। संक्षेप में कहें तो ये किताब हमें मैं के दायरे से निकालकर हम की ओर ले जाती है, सामाजिक जुड़ाव, सचेतनता, कृतज्ञता, आशावाद की ओर। यह हमें सिखाती है कि सिर्फ खुश महसूस करने से ज्यादा जरूरी है खुशी पैदा करने वाले अभ्यासों को अपनी आदत बनाना। एक्शन पर फोकस है। तो इस पूरी चर्चा से जो बात सबसे ज्यादा उभर कर आ रही है वो ये है कि खुशी कोई लॉटरी का टिकट नहीं है जो अचानक से किसी दिन लग जाएगा। हाँ, बिल्कुल नहीं। ये तो जैसे बागवानी करने जैसा है। रोज थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं, अपने ध्यान को साधना, दूसरों से दिल से जुड़ना, बेकार की तुलना से बचना, उम्मीद बनाए रखना और अपने विचारों के शोर से बाहर निकलकर असल जिंदगी को महसूस करना। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छा सारांश है ये। और ये सब हमें एक गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है ना। हाँ, एक विचारणीय प्रश्न पर। अगर हम इन अभ्यासों को, इन 7 पाठों को सिर्फ कुछ हफ्तों या महीनों के लिए नहीं, बल्कि लंबे समय तक पूरी ईमानदारी से अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, हाँ, तो क्या इसका असर सिर्फ हमारे मूड या खुशी के लेवल तक ही सीमित रहेगा, या फिर क्या ये हमारे खुद को देखने का, दुनिया को देखने का और अपने जीवन के अर्थ को देखने का जो बुनियादी नजरिया है उसको ही बदल सकता है? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है। क्या ये सिर्फ हमारी वेलबींग बदलेगा या हमारे अस्तित्व की समझ को ही बदल देगा? इस पर सोचना हाँ काफी दिलचस्प होगा।